आज की इस वीडियो में हम अपने लेसन के दो चरों का रैखिक समीकरण के प्रश्नावली 2 के एग्जाम्पल में जो क्वेश्चन दिए हैं उसको हल करेंगे। ठीक है। उसके बाद हम लौटेंगे फिर प्रश्नावली 2 के कुछ प्रश्न बचे हैं उसमें। चूँकि प्रश्नावली 2 के 6 एग्जाम्पल में 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका हल विलोपन विधि से दिया है। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि एग्जाम्पल के क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं आते हैं और थोड़ा अलग घुमावदार है, इसलिए उसे भी हल करना, उसे लिखना और उनका भी अभ्यास करना, प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में आना उनका भी तय रहता है। तो ठीक है, मैं इसमें क्या है, हम जो है लगातार 2 वीडियो में विलोपन विधि से जो है क्वेश्चन हल करना सीख रहे हैं, लेकिन एग्जाम्पल में 6 क्वेश्चन ऐसे दिए हैं जिनका क्या कहते हैं विलोपन विधि में ही बाय डिफ़ॉल्ट हल दिए हैं, और इसमें से एक क्वेश्चन ऐसा है जो प्रतिस्थापन विधि से हल ही नहीं होता और विलोपन विधि में कुछ एक्स्ट्रा हमें ट्रिक लगाना पड़ता है विलोपन विधि के लिए भी, तब जाके वह हल होता है। ठीक है। तो हम पहला एग्जाम्पल देखते हैं अपने बुक का। ठीक है, जो विलोपन विधि से हल किए गए हैं बुक में। तो इसमें प्रश्न यह है कि एक कक्षा के विद्यार्थी पंक्तियों में खड़े हैं। ठीक है, लाइन में खड़े हैं विद्यार्थी जो है। प्रत्येक पंक्ति में यानी हर एक पंक्ति में 4 विद्यार्थी कम कर दिए जाते हैं। हर एक पंक्ति में यानी प्रत्येक पंक्ति में 4 विद्यार्थी कम कर देते हैं, तब 4 पंक्ति और बन जाती है। ठीक है, 4 पंक्ति अधिक बनती है यानी 4 पंक्ति और बन जाती है। लेकिन ये हमारा पहला कंडीशन यहाँ पे समाप्त हुआ ना। लेकिन जब प्रत्येक पंक्ति में 4 विद्यार्थी, देखो यहाँ पे 4 विद्यार्थी कम कर रहे थे तो 4 पंक्ति कम कर दिए तो 4 और पंक्ति बन जाती है। जो निकाले गए हैं 4 बच्चे, तो उनको फिर नई लाइन बनाते हैं तो 4 लाइन और बन जाती बच्चों का। लेकिन जब प्रत्येक पंक्ति में 4 विद्यार्थी और खड़े कर दिए जाते हैं तो 2 पंक्तियां कम हो जाती है। 2 पंक्तियों में से बच्चों को हटा के प्रत्येक पंक्ति में 4 विद्यार्थी और खड़े कर देते हैं। ठीक है, तो हमें कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो कुछ इसी प्रकार के डिफ़िकल्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, जो प्रश्नावली से मेल नहीं खाते, लेकिन ये प्रश्न मेल खा रहे हैं। हमारे लास्ट क्वेश्चन 14 से। ठीक है, हमारे लास्ट क्वेश्चन 14 में और ये प्रश्न बिल्कुल मेल खाते हैं, भले दिख नहीं रहे कि मेल नहीं खाते, क्योंकि हम उसी के समान हल करेंगे जो लास्ट वीडियो में लास्ट क्वेश्चन हल किए थे। ठीक है, तो यहाँ हमें यह देखना है, मैं पहले ये बताता रहा हूँ कि 4 जो 2 स्थितियाँ होती है उसमें से हमें 2 समीकरण बनाना होता है, और गलत है, 2 समीकरण बनाना होता है और उसे हल करना होता है। ठीक है, विलोपन विधि हल कर रहे हैं। 2 स्थितियां होंगी, 2 पात्र होंगे, 2 स्थितियां होंगी। ठीक है, उनसे पहले से पहली समीकरण, दूसरी स्थिति से दूसरी समीकरण बनेंगे। तो हम ये बता रहा हूं मैं इसमें ये कि हम कैसे जानेंगे इसमें 2 पात्र कौन कौन से है, कैसे जानेंगे 2 पात्र कौन से है। और देखो, पहला तो यही विद्यार्थियों की पंक्ति में खड़े हैं, तो प्रत्येक पंक्ति में 4 विद्यार्थी यानी प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थी की संख्या मानेंगे, और पहला या हम कहें कि एक पात्र, और पंक्ति अधिक होती है और यहाँ पे ना क्या पंक्ति कम होती है, यानी पंक्ति को हम दूसरा पात्र मानेंगे, और प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थी की संख्या को क्या कहते हैं,
जैसे मैं ये बताता हूँ, प्रत्येक यहाँ पे पूछा क्या गया है ये पहले बता देता हूँ आपको कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। देखो, ये एक कक्षा है, ठीक है। इसमें विद्यार्थी की संख्या, विद्यार्थी लाइन से बैठे हैं ऐसे, ठीक है। और हमें पूछा गया है क्वेश्चन में, ये लाइन है, ये ऐसे, ठीक है। थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। ये कक्षा है ना, ठीक है, कक्षा है। हमें पूछा गया है कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या, कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो मैं पात्र कैसे निकालेंगे वह बता रहा हूँ, देखना। देखो, इसमें क्या है, हम पात्र कैसे जानेंगे या विद्यार्थी की संख्या कैसे निकालेंगे। देखो, अगर हमें एक लाइन में यानी पंक्ति की संख्या मालूम हो, जैसे हमें पंक्ति की संख्या, पंक्ति यानी लाइन, हम लाइन नहीं बोल सकते अभी, पंक्ति की संख्या कितनी दी है, 1 2 3 4, ठीक है। 4 पंक्ति दिया हुआ है, ठीक है। और प्रत्येक पंक्ति में 1 2 3 4 है, यानी सभी पंक्ति, प्रत्येक मतलब सभी पंक्ति, हर पंक्ति में कितने विद्यार्थी रखा हूं मैं, 1 2 3 4, यानी प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थी की संख्या बराबर कितना है, प्रत्येक में, प्रत्येक यानी हर एक में, ठीक है। एक में कितना है, 1 2 3 4, यानी सभी में 4 4 विद्यार्थी है। तो हम विद्यार्थी की संख्या, यहाँ पे मैं यही बता रहा हूँ कि हम पहला पात्र पंक्ति मानेंगे, दूसरा पात्र प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थी की संख्या मानेंगे, ठीक है। मान लो इसको 1 से मान लिए तो इसको y मानेंगे, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, पंक्ति और प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थी की संख्या को गुणा करेंगे, 4 गुणा में 4, तब हमें कितना संख्या प्राप्त होगा, 16, ठीक है। हमें पहले नहीं मालूम था कितना बच्चे बैठे, यहाँ पे गिन के बताता हूँ मैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 यानी 8 हो गए, 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। तो इस कक्षा में कितने बच्चे बैठे हैं, 16। तो हमें ऐसे ही निकालनी है, पहला पात्र पंक्ति को रखेंगे, या हाँ, पहला पात्र पंक्ति की संख्या, ठीक है। दूसरा पात्र हम रखेंगे प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थी की संख्या, ठीक है। पंक्ति में, प्रत्येक पंक्ति में क्या है, विद्यार्थी की संख्या को कम ज़्यादा किया जा रहा है, जिसके कारण पंक्ति भी कम ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो हम यही मानेंगे, पहला पात्र मानेंगे पंक्तियों की संख्या, माना पंक्तियों की संख्या x है, पंक्तियों की संख्या। और देखो, प्रत्येक मतलब हर एक पंक्ति में, ठीक है। प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, हमने y माना, हमें मालूम नहीं है, ठीक है। जब इन दोनों को गुणा कराएंगे, पंक्तियों की संख्या, देखो ये क्या है, पहला, ये दूसरा रख देते। पहला क्या है, पंक्तियों की संख्या हमने 4 है, 4 लाइन है ना, पंक्ति मतलब लाइन होता है, 1 2 3 4, पंक्तियों की संख्या x मान लो इधर, ठीक है, x, और प्रत्येक विद्यार्थी की संख्या को y मान लो, ठीक है। अब इन दोनों को जैसे यहाँ पे 4 4 गुणा किए थे ना, वैसे ही x गुणा में y करेंगे, तो हमें कक्षा में कितने बच्चे हैं वो निकल जाएंगे, समझ रहे हो वैसे, ठीक है ना। तो कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या लिखेंगे हम, कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर
इन दोनों का गुणा करेंगे तो कुल विद्यार्थियों की संख्या निकल आएगी, क्योंकि पंक्ति हमें मालूम है और प्रत्येक पंक्ति में कितने बच्चे बैठे वो भी। तो मैं इसका ये लिख देता हूँ ताकि समझ में आए, इन दोनों का गुणा, या सीधा डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है। आप इसे हिंदी में लिखना, प्रत्येक पंक्तियों की संख्या गुणा में पंक्तियों की संख्या गुणा में प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थी की संख्या लिखना, ठीक है। मैं इसे x और y लिख देता हूँ, x और y, ठीक है। अब ये क्या है, कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर x y, ठीक है। हम आगे बढ़ते, ठीक है। हम पहला कंडीशन लेते हैं, पहली स्थिति क्या है, जब प्रत्येक पंक्ति में 4 विद्यार्थी कम कर दिए जाते हैं तब 4 पंक्ति अधिक बनती है। तो हम लिखेंगे, पहले प्रत्येक पंक्ति दिया है, देखो हमें पहचानना कैसे है, एक तो प्रत्येक पंक्ति पहचानना है और दूसरा पंक्ति, ठीक है। पंक्तियां x, प्रत्येक पंक्ति लिखा होगा तो y मानना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, प्रत्येक पंक्ति, ठीक है, तो y है, ठीक है। प्रत्येक पंक्ति में 4 विद्यार्थी कम कर दिए, यानी प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या कम कर दी, यानी y माइनस 4 होना चाहिए। 4 कम कर दिए तो हम पहले लिखेंगे प्रत्येक पंक्ति में 4 विद्यार्थी कम, ठीक है, बराबर लिखेंगे प्रत्येक पंक्ति मतलब y समझो, ठीक है। देखो प्रत्येक पंक्ति लिखा है ना, ऐसे ही समझना, प्रत्येक पंक्ति मतलब y, 4 विद्यार्थी कम, तो हम -4 करेंगे, ठीक है। अधिक नहीं सोचना नहीं कैसे आया करके, ये प्रत्येक पंक्ति में 4 विद्यार्थी कम है, यानी प्रत्येक पंक्ति में 4 विद्यार्थियों की संख्या में कम है, ठीक है ना। चूंकि बुक क्वेश्चन में प्रत्येक पंक्ति में 4 विद्यार्थी कम दिए तो मैं डायरेक्ट लिख दिया, प्रत्येक पंक्ति में 4 विद्यार्थियों की संख्या में कमी लिखना था, ठीक है। इतना ही चल जाएगा। जब कम हुआ, देखो 4 विद्यार्थी कम हुए तब क्या है, 4 पंक्ति अधिक बनती है, यानी पंक्ति आ गए ना, तब 4 पंक्ति या अधिक बनी, बराबर लिखेंगे। पंक्तियों मतलब समझना, प्रत्येक नहीं लिखा है इसके सामने, पंक्तियां बस लिखा है तो x, ठीक है। याद रखने के लिए बता रहा हूं मैं। और 4 अधिक है मतलब +4, ठीक है। अब इन दोनों स्थिति को बना लिए, अब इस स्थिति को बनाते हैं, यानी x और y का गुणा है ना, वैसे ही हम x और y का यहाँ पे गुणा करेंगे, ठीक है। तब लिखते हैं या प्रश्नानुसार लिखते हैं, कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर x और y का गुणा करेंगे, पहले क्या है x, ठीक है, x +4 गुणा में y -4, यहाँ x और y का ही गुणा कर लेना, और इसमें कम ज़्यादा हुआ है इसलिए +4 है -4 है। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या को हमने क्या माना है, x और y, तो हम लिखते हैं यहाँ पे x y बराबर, इसे गुणा करते हैं, x और y आपस में क्या है, धनात्मक है, तो धनात्मक बनेगी x y। ये बिल्कुल लास्ट वाली प्रश्न जैसे हमने देखा था ना, x y, लास्ट वाला क्वेश्चन था हमारा 14वां प्रश्न। अब इस x का गुणा -4 के साथ, ये धनात्मक है, एक ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक संख्या आएगी, और 4x
ये प्लस में है और y भी प्लस में है, तो प्लस 4y। ठीक है, अब 4y क्या प्लस में है और ये माइनस में है, तो माइनस संख्या लाएगी और 4 चौक 16। अब इसे हल करते हैं। देखो इधर चर है और इस सारे चर को इधर ला लेते हैं, ठीक है ना, हम ऐसे ही करते ना। और केवल 16 इधर है, लेकिन 16 क्या है, ऋणात्मक है, और मेरे ख्याल से 16 को इधर लाएंगे तब धनात्मक होगा। पहले हम xy को इधर लाते हैं, ठीक है। देखो xy ये धनात्मक में है ना, ये ऋणात्मक में हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएंगे, ठीक है। फिर 16 को हम इधर लाएंगे तो धनात्मक हो जाएगा 16। तो अब ये तो चला गया, -4x प्लस 4y माइनस 16, ये 0 हो गए, ठीक है, बराबर -4x प्लस 4y माइनस 16। अब इस 16 को इधर ला लेते हैं, 16 माइनस है तो धनात्मक हो गया, बराबर -4x प्लस 4y। और देखो यही हम इसको उल्टा करके भी लिख सकते हैं, इसे -4x प्लस 4y बराबर 16, ठीक है। यही हमारा पहला समीकरण है। ठीक है, कैसे समझे? हमने x और y का कम ज़्यादा जो हुआ था कंडीशन उसको लिए, फिर कुल विद्यार्थियों की संख्या, जैसे यहाँ पे लिखा है कुल विद्यार्थियों की संख्या गुणा में है तो हमने गुणा करा दिए, ठीक है। तो ये हमारा पहला समीकरण। सेम ऐसे ही प्रोसेस दूसरे कंडीशन के लिए करेंगे। देखो सेकेंड स्थिति, दूसरी स्थिति में क्या है देखना, 4 पंक्ति अधिक बनती है, यानी हो गई ये। लेकिन से शुरू करते हैं। जब प्रत्येक पंक्ति मतलब y, पंक्ति मतलब है x ना, प्रत्येक पंक्ति में 4 विद्यार्थी और खड़े कर दिए, यानी y प्लस 4 और खड़े कर दे मतलब जोड़ दिए, तो y प्लस 4, ठीक है। इसको लिखता हूँ इधर, सेम टू सेम ये ऐसे ही लिखूंगा ना। यहाँ पे 4 विद्यार्थी कम लिखा है तो कम को ज़्यादा कर दूंगा, ठीक है। प्रत्येक पंक्ति में सेम टू सेम लिखा हूँ, प्रत्येक पंक्ति में 4 विद्यार्थी, उसमें चार विद्यार्थी कम हुए थे, इसमें जोड़े डाल देता हूँ, ठीक है। जोड़े मतलब और आ गए, खड़े हो गए और खड़े हो गए। तो क्या है, प्रत्येक पंक्ति को हमने क्या माना है, यहाँ पे देखो प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या को माना है y, ठीक है। प्रत्येक पंक्ति, ये प्रत्येक और पंक्ति कभी अलग नहीं होंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो प्रत्येक पंक्ति को हमने माना y, 4 विद्यार्थी जोड़े मतलब +4, ये हमारा x का y का एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन, जब 4 विद्यार्थी जोड़े तो 2 पंक्ति में 2 कम हो जाती है, ठीक है। तब लिखूंगा सेम टू सेम ऐसा, तब 4 के स्थान पे 2 लिखता हूँ, पंक्तियां कम हो जाती है, तब 2 पंक्तियां कम हो गई बराबर 2 पंक्तियों को क्या लिया हमने, x, 2 की कमी यानी -2, ठीक है। अब x और y मिल गया, और हम x और y का करेंगे तो क्या मिलेंगे, कुल विद्यार्थियों की संख्या। तो मैं कुल विद्यार्थियों की संख्या लिखता हूँ,
बराबर x और y का गुणा, क्योंकि x पहले लेंगे ना, x माइनस 2 और y प्लस 4। आगे कुल विद्यार्थियों की संख्या को हमने माना है x y बराबर, अब इसका गुणा करते हैं, ठीक है। तो x और y का x और 4 आपस में धनात्मक है दोनों, ठीक है। यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, तो प्लस x4 का 4x, अब ये खत्म हो गया x का, अब -2 का इन दोनों के साथ गुणा, ये माइनस है, y धनात्मक है तो ऋणात्मक संख्या लाएगी, 2y, ठीक है। अब ये ऋणात्मक है, ये धनात्मक है तो ऋणात्मक, ठीक है। 2 चौक 8। अब फिर वैसे ही करते हैं, ये इस x को इधर लाते हैं, ठीक है। x माइनस, ये हो जाएगा x माइनस y, धनात्मक है तो इधर ऋणात्मक, बराबर, इस प्लस को नहीं लिखेंगे, सीधा 4x लिखेंगे, ठीक है। इसमें प्लस है, -2y माइनस 8। अब इतने में ही करता हूँ मैं, ये 0 हो गए, बराबर 4x माइनस 2y माइनस 8। देखो -8 को हम इधर लाएंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसे, जैसे यहाँ पे हमने अदला बदला किया था ना, सेम टू सेम इस फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये 4x माइनस 2y बराबर -8 इधर आ जाएगा, तो हम इसको इधर लिख रहे हैं, तो ये 8, ठीक है। यही हमारा सेकंड समीकरण है। अब इसको हम क्या करेंगे और आगे हल करेंगे। एक और पेज लेता हूँ, ठीक है। हमारा पहला समीकरण, दूसरा समीकरण बन गया। अब टीचर को बताएंगे समीकरण क्या क्या बने। अतः समीकरण निकाय, पहला दिख रहा है आपको, 4x प्लस 4y बराबर 16, हमारा पहला समीकरण। और दूसरा समीकरण ये है, 4x माइनस 2y बराबर 8, दूसरा समीकरण, ठीक है। अब इसे हम हल करते हैं। और मैंने क्या बताया था, विलोपन विधि में क्या करेंगे, सबसे पहले गुणांक का समान है कि नहीं वह देखेंगे, अगर नहीं है तो समान गुणांक कर लेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे x का जो है, दोनों समीकरण का एक ही समान चर होनी चाहिए, x, ठीक है। या तो y भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, समान होनी चाहिए चर। x का चर जो गुणांक है वो 4 यानी समान है। हमारे एक कार्य अपने आप कंप्लीट हो गया। दूसरा देखना में चिन्ह समान है या नहीं, तो देखो चिन्ह क्या है, ये ऋणात्मक है, ये धनात्मक है, ठीक है। समीकरण 1 ऋणात्मक है, समीकरण 2 धनात्मक में है, इसका x का गुणांक। तो चिन्ह क्या है, ये देखो असमान है, चिन्ह असमान है तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे, यहाँ पे गे, घटाएंगे, ठीक है। तो हम इस पहले समीकरण को दूसरे समीकरण में जोड़ेंगे। असमान चिन्ह है ना, यहाँ माइनस है, यहाँ धन है, यानी समान चिन्ह नहीं है, असमान चिन्ह है, तो जोड़ेंगे, ठीक है। तो हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ते हैं। तो बताएंगे समीकरण 1 में व समीकरण 2 में x का गुणांक समान एवं
चिन्ह असमान है। ठीक है, अतः समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ेंगे। जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ूं मैं चर का चर के साथ, संख्या का संख्या के साथ। तो पहला क्या है, 4x प्लस माइनस 4x प्लस 4y। जोड़ने के लिए हम धन लगाते हैं, और धन के समय कोई चिन्हों में परिवर्तन नहीं होता तो कोष्टक भी नहीं लगाते हैं, क्योंकि ये पहला संख्या क्या है, धनात्मक है तो नहीं लगेगा। पहला 16 प्लस 8, ठीक है। देखो x इधर है, x इधर है, तो एक साथ ले लेते हैं, ठीक है। माइनस 4x प्लस 4x प्लस 4y माइनस 2y बराबर 8, 16 और 8 24। अब देखो ये ऋणात्मक है, ये धनात्मक है, और दोनों क्या है, 4x 4x, संख्या 0 हो गई, ठीक है। अब इसको छोड़ते हैं, 0 नहीं लिखते। ये संख्या ऋणात्मक है, ये संख्या धनात्मक है, लेकिन दोनों y है ना, तो संख्या आपस में घटेंगी, क्योंकि एक ऋणात्मक एक धनात्मक है। तो 4 में 2 गया तो 2 बचा, y को हम y लिख दिए, और धनात्मक होगा क्योंकि 4 बड़ी है, बराबर 24। मैं थोड़ा इधर लिख दूं, y बराबर लिखेंगे 24/2, तो y बराबर आया 12। हमने क्या लिए थे, y बराबर हमने लिए थे प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या। तो हमें प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या प्राप्त हो गई। हमें कुल विद्यार्थियों की संख्या प्राप्त नहीं हुई है, हमें पूछा गया है कुल विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है। हम लिखेंगे अब y का वास्तविक मान प्राप्त हुआ। अब लिखेंगे y का मान समीकरण किसमें रखेंगे, सबसे छोटी कौन है, इसमें रखते हैं। इसमें y का झमेला, x माइनस का झमेला होगा। समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो लिखता हूं मैं 4x माइनस 2, y के स्थान पे लिखेंगे 12, तो गुणा में 12 बराबर 8। हल करता हूँ, ये तो 4x ही रहेगा, माइनस ये धन है तो ये 12 है ना, माइनस 12 दूनी 24 बराबर 8। अब ये संख्या है, ये चर वाली संख्या है, संख्या को इधर ला लेते हैं। 4x बराबर करेंगे 8, इधर माइनस 24 है, वो धन 24 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, 4x बराबर 24 और 8 32, शायद 6 इधर 2 उधर, ठीक 32, ठीक है। अब x का मान निकालते हैं 32/4 करके, तो x बराबर आया 4 अट्ठे 32। तो हमें ये क्या है, पंक्तियों की संख्या, और ये क्या है, हमें प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या है, ठीक है। अब मैंने कहा था ना, हमें y और x प्राप्त हो गया है, उसका वास्तविक संख्या मान, तो हम 12 और 8 को गुणा कर देंगे तो कुल विद्यार्थी की संख्या निकल आएगी। तो अतः कुल विद्यार्थियों खत्म।
कुल विद्यार्थियों की संख्या। देखो यहाँ पे हमने क्या क्या लिए थे, x और y का मान प्राप्त हुआ है। देखो पंक्तियों की संख्या प्राप्त हुई और प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या भी प्राप्त हो गई, लेकिन हम कुल विद्यार्थियों की संख्या x y प्राप्त नहीं हुआ है। तो हम लिखेंगे बराबर x y बराबर x के स्थान पे क्या है 8 गुणा में y के स्थान में है 12। तो अब आएगा 12×96। तो हमें ये पूछा भी गया था कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें कक्षा की विद्यार्थियों की संख्या प्राप्त हो गई 96, यही हमारा आंसर है। आप लिखने इसे, अतः कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या 96 है। अब मैं दूसरा एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको, और ये भी थोड़ा वैसी है लेकिन थोड़ा हट कर है। इसमें क्या है, देखो दूसरा एग्जाम्पल क्या है हमारा, पहले पढ़ के बताता हूँ फिर समझाता हूँ। रीचा और नैना के पास कुछ टॉफियाँ हैं, जैसे टॉफियाँ मतलब चॉकलेट जैसी। जब रीचा नैना को, दोनों के पास दो पात्र है, देखना ना, रीचा और नैना के पास कुछ टॉफियाँ हैं। जब रीचा नैना को 30 टॉफियाँ देती है, रीचा ने दिया नैना को 30 टॉफियाँ, तब नैना के पास रीचा से दुगनी हो जाती है। ये हमारा पहला कंडीशन से पहला समीकरण बनाते समय समझाऊंगा। और परंतु जब नैना अपनी टॉफियों में से, अब नैना देती है, पहले क्या दिया, रीचा ने नैना को दिया, अब नैना अपनी टॉफियों में से 10 टॉफियाँ रीचा को देती है, तब रीचा के पास नैना से 3 गुनी टॉफियाँ हो जाती है। ठीक है, से गुनी ये कैसे करनी है हमें ये बताऊंगा। तो हमें बताना है उन दोनों के पास, यानी रीचा और नैना के पास कितनी टॉफियाँ हैं। तो उन दोनों कौन है, रीचा और नैना, तो हम इन्हें पहला और दूसरा पात्र मानेंगे। ठीक है, तो कुछ टॉफियाँ है इनके पास, पूछा गया टॉफियाँ कितनी है। तो रीचा के पास टॉफियों की संख्या मानेंगे x और नैना के पास टॉफियों की संख्या मानेंगे y। फिर इस कंडीशन को समझाता हूँ। ठीक है, समीकरण बनाते बनाते तो माना क्या है, रीचा के पास टॉफियों की संख्या हमने एक समाना। ठीक है, और नैना के पास टॉफियों की संख्या को हमने माना y। ठीक है, अब इन्हीं दोनों को माननी हमें, तीसरा इसमें नहीं है। ठीक है, पिछले प्रश्न जैसे वो केवल 2 ही प्रश्न वैसे हैं, एक 14वां और एक पहला एग्जाम्पल। ठीक है, जिसमें एक सा y का गुणा करना होता है उसमें। तो अब मैं ये बताता हूँ, पहला स्थिति लिखता हूँ मैं। पहला स्थिति क्या है, रीचा नैना को 30 टॉफियाँ देते हैं। रीचा के पास जो टॉफी अपनी, वो अब नैना को 30 टॉफियाँ देती है। ठीक है, इस आधार पे हम समीकरण बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम नैना के पास रीचा से दुगनी हो जाती है, यानी 2 का गुणा नैना में करेंगे या रीचा में करेंगे, ये बाद में बताता हूँ। पहले है रीचा के पास 30 टॉफियाँ कम हो रही है, तो नैना के पास 30 टॉफियाँ बढ़ रही है। पहला कंडीशन यह है, जब रीचा नैना को 30
टॉफियाँ देती है। इससे दो कंडीशन ना, एक ऋचा के पास कम हो रही है 30 टॉफी और नैना के पास 30 टॉफी ज़्यादा हो रही है। तो यानी करके लिखता हूँ मैं, यानी ऋचा के पास, देखो टॉफियों की संख्या लिखे थे ना, टॉफियों की संख्या आपको इतने में ही समझना है। ऋचा नैना को 30 टॉफी देती है, ऋचा दे रही है, ऋचा कौन है, एक्स, ऋचा की टॉफियों की संख्या एक्स है। अब ऋचा की टॉफियों की संख्या में 30 टॉफी दे रही है तो भाई 30 टॉफी घट गई, ठीक है। अब नैना के पास टॉफियों की संख्या, नैना के पास घटी, ऋचा के पास घटी तो नैना की टॉफी को हमने y माना और 30 बढ़ गया, क्योंकि ऋचा ने नैना को दिया तो नैना ऋचा की घट गई और नैना की बढ़ गई, ठीक है। अब देखो इसे अच्छी तरह से समझना ना, यहाँ से दो कंडीशन उत्पन्न हुए हैं। ऋचा नैना को 30 टॉफियाँ देती है, यानी ऋचा के पास कम, नैना के पास ज़्यादा, कितनी, 30 की, 30 कम इसमें और इसमें 30 ज़्यादा, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखा है 30 टॉफियाँ देती है, ठीक है। तब नैना के पास ऋचा से दुगनी हो जाती है, तो ये दुगनी किस में लगाएंगे, नैना के पास ऋचा से यहाँ पे है, दुगनी इधर है, ठीक है। से पहला पात्र कौन है, ऋचा, तो हम ऋचा में लगाएंगे 2 गुनी, ठीक है। तो जब भी तुलना वाले दो पात्र होते हैं, से अधिक, से गुनी ऐसे होते हैं, तो हम दोनों पात्रों को बराबर में ले लेते हैं। ऋचा को हम पहले लेंगे x - 30 बराबर y + 30, ठीक है। अब से दुगनी को हम किस में लगाएंगे, ऋचा में, यानी 2 का गुणा किस में करेंगे, ऋचा ये है ना, ये -30 वाला, तो 2 की गुणा करेंगे। अब इसे अब जब हम हल करेंगे तो हमारा पहला समीकरण प्राप्त होगा, 2x प्लस माइनस का माइनस, 2 तिया 6, 0 का 0 बराबर, ये वैसा का वैसा ही रहेगा 30। ये संख्या को इधर और चर को इधर, 2x y इधर आके माइनस बराबर 30 दिया है, प्लस 30 है प्लस, -60 इधर आके +60। अब ये दोनों तो हल नहीं होंगे, देखो अलग अलग हैं, अलग अलग चर घटते नहीं है न जुड़ते नहीं है, ठीक है। 60 और 30 90, देखो ये आगे हल नहीं होगा, यही हमारा पहला समीकरण है। अब दूसरी स्थिति में चलते हैं, ठीक है। दूसरी स्थिति परंतु से शुरू हो रहा है, हमेशा याद रखना अलग अलग कंडीशन लिखे रहे होंगे, एक ही में 2 कंडीशन नहीं दिए रहेंगे, ठीक है। सेकंड स्थिति क्या है, पहला स्थिति क्या था, जब ऋचा नैना को 30 टॉफियाँ देती है। अब नैना देगी, यहाँ पे मैंने बताया था ना, परंतु जब नैना अपनी टॉफियों में से, पहले ऋचा दे रही थी, अब नैना दे रही है, नैना अपनी टॉफियों में से 10 टॉफियाँ ऋचा को देती है, तो मैं इसी फॉर्म में लिख रहा हूँ, 10 टॉफियाँ, बस याद रखना 10 टॉफियाँ देती है, ठीक है। कौन दे रही है, अब जब
ऋचा के स्थान पे रखता हूँ मैं अब नैना, नैना के स्थान पे ऋचा, नैना ऋचा को 30 नहीं, इसमें अब 10 दे रही है, ऋचा 10 दे रही है, नैना 10 दे रही है, ठीक है, यहाँ देती है, ठीक है। सेम टू सेम लिखा मैंने ताकि याद करने में आसानी होती है। इसको भी सेम टू सेम लिखूंगा ताकि याद करने में और समझने में आसानी होती है। जब नैना ऋचा को 10 टॉफियाँ देती है, यानी नैना के पास 10 कम हो जाती है और ऋचा के पास 10 बढ़ जाती है, यानी नैना के पास टॉफियों की संख्या, नैना के टॉफियों की संख्या को हमने y माना है, ठीक है। और नैना अपने में से 10 टॉफियाँ दे देती है, यानी नैना के पास 10 घट गई, ठीक है। और अब ऋचा के पास टॉफियों की संख्या, ऋचा के टॉफियों की संख्या को हमने माना है x, ठीक है। यहाँ पर देखना ऋचा के पास टॉफियों की संख्या x, नैना के पास टॉफियों की संख्या y, क्योंकि पूछा गया दोनों के पास कितनी टॉफियाँ, ठीक है। अब हम इस कंडीशन से देखेंगे ऋचा के पास टॉफियों की संख्या इस कंडीशन के आधार पे क्या होगी, ऋचा की टॉफियों की संख्या माना x, इसमें जोड़ेगी कि या घटेगी देखेंगे। नैना ऋचा को 10 टॉफियाँ दी, यानी नैना के पास कम हो गई तो हमने -10 लिखा, ऋचा के पास बढ़ जाएगी क्योंकि ऋचा ले रही है तो +10 हो जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं ये देखो, जब नैना अपनी टॉफियों में से 10 टॉफियाँ ऋचा को दे देती है, तब ऋचा के पास, यहाँ से देखना, तब ऋचा के पास नैना से 3 गुनी टॉफियाँ हो जाती है। अब ये 3 गुनी किस में लगाएंगे, नैना में। तो पहले जब भी दो भी पात्र का तुलना होता है गुणित 3 गुनी से अधिक, तो दोनों पात्र को पहले बराबर में लेते हैं। पहले हम ऋचा को लेते हैं ना, 1 से पहले लेते हैं हमेशा। हम दोनों पात्र को बिना सोचे समझे लिख देते हैं और बराबर कर देते हैं। अब देखेंगे ये 3 गुनी किस में लगेगी, से पहले कौन सा पात्र है, नैना, तो नैना में लगेगा 3 गुनी, ठीक है। और नैना ये है, इसमें लगेगा 3 का गुना। अब इसे हल करते हैं, ये तो जैसा का तैसा रहेगा, बराबर 3y और ये माइनस, प्लस और माइनस माइनस, 10 3 एकम 3, 0 का 0, ठीक है। संख्या को इधर और चर को इधर लाते हैं, x ये 3y है तो ऋण 3y होगा, और इधर -30 दिया है पहले से। अब उसके बाद ये धन 10 है तो इधर ऋण 10 हो जाएगा। अब इसको हल करते हैं आगे, और ये आगे हल नहीं होगा, x -3y ही रहेगा। देखो यहाँ पे ऋण ऋण संख्या है, आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, और ऋणात्मक साइन ही लगता है। अब ये आगे हल नहीं होगा देखो, और यही हमारा दूसरा समीकरण होगा, ठीक है। तो अब बताते हैं हम, ये बताते हैं, अतः समीकरण निकाय
पहला कौन सा था, देखना है दोनों। पहला था 2x माइनस वाई बराबर 90, पहला समीकरण, और दूसरा x माइनस 3y बराबर माइनस 40, ये हमारा दूसरा समीकरण। ठीक है, अब इसे हम हल करते हैं और हम जो है विलोपन विधि से हल कर रहे हैं। और मैं देखो यहाँ पे y कभी क्या है, समान नहीं है, और x कभी समान नहीं है, तो हमें गुणांक को क्या करना पड़ेगा, समान करना पड़ेगा। और देखो क्या है कि कई बार देखो इसमें क्या है, समीकरण 2 में 2 का गुणा करेंगे और समीकरण 1 में 1 का गुणा करेंगे। चूंकि 1 का गुणा करने से वही संख्या आती है, ठीक है, तो हम 1 का गुणा नहीं करते, सीधा मैं बताता हूँ। समीकरण 2 में 2 का गुणा करेंगे तो 2x यहाँ पर भी हो जाएगा, यानी समान हो जाएगा x का गुणांक। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, मैं एक क्वेश्चन में दोनों में करके दिखाया था, एक था फिर भी, ठीक है, एक रहता है तो नहीं करते, इसका 1 का गुणा करेंगे तो वही संख्या आएगी, तो कोई मतलब नहीं होता है। समीकरण इस 2 में, समीकरण 2 में पहले समीकरण के x के जो गुणांक है उसका गुणा इसके साथ करेंगे, तो समीकरण 2 में 2 का गुणा, देखो 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे भी 2x हो जाएगा, ठीक है, तो समान हो जाता है। और यहाँ पे 1 का गुणा करेंगे तो कोई फायदा नहीं, ठीक है। 2 का गुणा करने पर अब समीकरण 2 कौन सा है, ये 2 का गुणा करना है, 2x माइनस फिर 2 का गुणा 3y बराबर 2 का गुणा माइनस 40, ठीक है। तो 2x माइनस 2 तिया 6y बराबर माइनस तो आएगा संख्या 2 चौक 8 0 का 0। अब ये हमारा नया समीकरण बन गया ना, ये हमारा तीसरा समीकरण है। अब हम समीकरण 2 को भूल जाए ना, अब हमारा पहला और दूसरे में विलोपन विधि से अब हल करेंगे। अब यहीं पे आपको बिना दिखाए बताता हूँ कैसे। 2x और यहाँ पर भी 2x है, यानी गुणांक क्या है, समान है। अब गुणांक समान हो, अब हमें देखना है क्या चिन्ह समान असमान देखना है। यहाँ पे 2x क्या है, धनात्मक है, यहाँ पर भी 2x धनात्मक है। तो आप सोचो बिना देखे कि दोनों का चिन्ह समान है, तब क्या करेंगे, चिन्ह समान है तो घटाएंगे, ठीक है। सोच लिए समीकरण 1 व 3, देखो 1 और 3 2 को भूल जाओ बिना, 3 में x का गुणांक समान एवं चिन्ह भी समान है, अतः समीकरण 1 में समीकरण 2 को नहीं 3 को समान चिन्ह में घटाते हैं, 3 को घटाने पर, ठीक है। अब घटाने पर पहला क्या है, 2x माइनस y, घटाने के लिए हमने चिन्ह लिया घटाने का। अब 3 को देखते हैं, ब्रैकेट में लिखेंगे ना, 2x माइनस 6y
ब्रैकेट क्लोज, बराबर के बाद 90 माइनस के लिए माइनस लगाएंगे और 80 में पहले से माइनस है तो ब्रैकेट में लिखेंगे -80। ठीक है, क्योंकि माइनस और माइनस का गुणा हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ये 90 और 80 जुड़ जाएंगे, घटेंगे नहीं। 2x माइनस वाई, ये माइनस है और ये धनात्मक है तो गुणा होकर ऋण चिन्ह बनाएंगे। 2x, ये ऋणात्मक गुणा करके धन बनाएंगे और ये हो जाएंगे 6y बराबर, इसको लिख देता हूँ पहले 90 ऋण ऋण धन, फिर 80 ऋण ऋण धन नहीं होता है ना, गुणा है आप बीच में। ठीक है, इसलिए धन। अब इसे आगे हल करते हैं। x को सामने लाता हूँ मैं, 2x और ये माइनस भी 2x, बड़ी संख्या y वाला लिखते हैं, प्लस 6y छोटी है माइनस y बराबर कितना हो जाएगा 170। ठीक है, अब ये 0 हो गए। ठीक है, ये दोनों y एक धनात्मक है, ये एक ऋणात्मक है तो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे एक संख्या होती है तो 6 में एक घट गया तो बचेगा 5 और y का y लिख देते हैं इसका, क्योंकि जोड़ने और घटाने के समय चिन्हों में y के घातों में क्या है, परिवर्तन नहीं होता, प्लस प्लस। ठीक है, अभी प्लस ये 70। अब मैं ये थोड़ा इधर लिखता हूँ ताकि इस प्रश्न का आंसर इसी पेज में उतार पाए। y बराबर लिखेंगे अब 170/5, गुणा में है y तभी इधर आके भाग हो जाएंगे ना, इतना तो आप समझते हैं। इतने देर तक इतने वीडियो पढ़ा लिए तो y बराबर कितना होगा, 5 दिया 15 और 2 बच गए इसमें और 20 हो जाएंगे, 20 5 चौक 20। ठीक है, 34 आएगा y का मान, और सही है कि नहीं देखता हूँ एक बार। हाँ ठीक है, y का मान 34 आया है। अब y का मान समीकरण, अब देखो ऐसा नहीं कि अब समीकरण 2 को भूल जाऊं, बोला मैंने, यही थोड़ा सरल भी लग रहा है ना, तो हम समीकरण 2 में रख देते हैं y का मान, निकल जाएगा। देखो एक बार सोच कर, अगर y का मान रख देंगे 34, ठीक है, अभी हम इसमें रखते हैं या इसमें रखते हैं, y का मान डायरेक्ट है, समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में रखने पर आप समीकरण 2 में रख के देखना आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, इसकी या तो निकाल के मैं इसके बाद बता दूंगा। 2x है तो हमने लिखा 2x माइनस y के स्थान पे रखेंगे 34 को, बराबर 90 है, बराबर 90। अब क्या है, सिंपल सा है हमारा, संख्या को इधर ले लेंगे, 2x बराबर 90 माइनस 34 है प्लस 34 हो जाएंगे, तो 2x बराबर 34, 10 इधर 100, इसमें बच गए 23, 123 नहीं 23 नहीं 24 होगा, 34 है ना, ठीक 124। अब x बराबर लेते हैं 124/2, तो x बराबर आएगा 2 छक्के 12 और 2 दूनी 4, यानी 64 आया। और हमने क्या क्या लिए थे,
ऋचा के पास टॉफियों की संख्या x, हाँ तो ऋचा के पास टॉफियों की संख्या 64 है, ठीक है। 64 आएगा, नहीं नहीं नहीं, 2 छक्के 12 और 2 दूनी 62, ठीक है, यहाँ पे गलती थोड़ी की, ठीक ठीक। तो 62 आएगा ऋचा के पास टॉफियों की संख्या, और नैना के पास टॉफियों की संख्या 34 है। और एक बार इसे हल करके दिखाता हूँ मैं, कम से कम जानेंगे हम। y का मान हम 34 रखते हैं समीकरण 2 में, ठीक है। x y का मान 65 ही आने चाहिए ना, ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। x माइनस 3y है ना, तो हम इसका हट काटते हैं। x माइनस 3 y के स्थान पे रखते हैं हम 34 बराबर -40। इसे हल करेंगे तो x का मान 62 ही आनी चाहिए, ठीक है। तो इसको हल करके देखते हैं हम। x को तो x रहेगा, एक संख्या ऋणात्मक एक संख्या धनात्मक है। 3 चौक 12, 12 का 2 हासिल आई 1, 3 त्रिक 9, 9 1 10, 102, ठीक है, बराबर -40, ठीक है ना। 3 चौक 12 का 2 हासिल आई 1, 3 त्रिक 9, 9 1 10, तो 1 से बराबर लिखेंगे -40, ये क्या हो जाएंगे +102। तो इधर लेंगे 1 से बराबर एक संख्या ऋणात्मक एक संख्या धनात्मक है, तो घटेंगी ना। तो 102 में 40 क्या है, ये 12 हो गए, 12 में ये शून्य का 2 का 2 आ जाएगा, ठीक है। और ये पूरे 10 में 4 गए तो 6, यानी 62 आया, ठीक है, 62 आया। और धनात्मक 102 है तो धनात्मक रहेगा, ठीक है। यहाँ पर भी 62 आया और यहाँ पर भी 62 आया। समीकरण कभी भी गलत नहीं होते, ठीक है। किसी भी वास्तविक मान को आप किसी भी बनाए हुए अपने समीकरण में रख दो तो आंसर वही निकलता है, ठीक है। हमने 2 में रख के देख लिए, 1 में रख के देख लिए, आप 3 में रख के देखना, बिल्कुल 62 ही आएगा, ठीक है। तो लगभग 1 घंटा होने को चला है और अभी भी हमारा 4 क्वेश्चन बचा है विलोपन विधि से हल करना, ठीक है। तो यह कि अभी और बचे वीडियो आने के लिए विलोपन विधि की में। तो ठीक है, आज की वीडियो इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम हल करेंगे और मुझे लगता है 2 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, विलोपन विधि। क्योंकि क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार के बड़े बड़े हैं जिसमें हमें पहले लंबी समीकरण को हल करना पड़ता है, बनाना पड़ता है समीकरण, और उसको बनाने के बाद हम विलोपन विधि हल करते हैं। तो ठीक है, आज की वीडियो इतना ही। अगले वीडियो में फिर विलोपन विधि में मिलते हैं।